everyone, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today we are about to do chapter number 3 of microeconomics, that is demand, and we'll be doing this chapter in 3 videos. This one is the part 1. So let's begin. इस चैप्टर में हमें बेसिकली डिमांड के बारे में पढ़ना है और इस वीडियो में हम उसकी मीनिंग पढ़ेंगे और उसके डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे. डिटरमिनेंट्स का मतलब जो फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं. तो बेसिकली डिमांड के 5 डिटरमिनेंट्स हैं और उसकी मीनिंग ये आज हम इस वीडियो में फिनिश करेंगे. इसके बाद 2 वीडियोस और होंगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड से. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमांड? मीन्स डिमांड से हम क्या समझते हैं. तो जब भी डिमांड हमारे माइंड में आता है तो इसके साथ 2 वर्ड और क्लिक होते हैं. एक होता है डिजायर और दूसरा होता है वांट. ठीक है, बट अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर देखें तो इन तीनों में डिफरेंस है. सबसे पहले डिजायर का मतलब क्या होगा और फिर वांट क्या होता है और फिर हम देखेंगे डिमांड क्या होता है. डिजायर का मीनिंग होता है किसी भी चीज को ओन करने की इच्छा. दैट मीन्स कि द विश टू हैव अ कमोडिटी. सो डिजायर मीन्स अ विश टू हैव अ कमोडिटी. इसमें कुछ भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विश टू हैव अ एरोप्लेन तो ये भी एक डिजायर ही होगा. ठीक है, बट वांट में क्या होता है? वांट में हमारे पास कैपेसिटी होती है. मीन्स वी आर एबल टू गेट द विश ट्रू. दैट मीन्स व्हाट कि अगर मेरे पास पैसे हैं और फिर मैं एरोप्लेन की विश कर रही हूँ तो वो मेरी एक वांट होगी. ठीक है, उसके बाद आता है डिमांड. डिमांड के अंदर 2 फैक्टर और ऐड हो जाते हैं. सबसे पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी. ठीक है, और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड जो है उसमें डिमांड को हमेशा प्राइस और टाइम के रेफरेंस में देखते हैं. वांट में क्या है? वांट में हमारे पास एक विश है और हम उसे पूरे करने के लिए कैपेबल है. डिजायर में क्या होता है? इट्स अ मेरे विश. मीन्स ओनली एक विश होती है किसी चीज को ओन करने की. ठीक है, तो डिमांड में देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं. 2 कैरेक्टरिस्टिक इसके मेन है. पहला, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस एंड विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है. सो डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा कि वांट में क्या होता है? वी आर विलिंग टू बाय समथिंग एंड वी आर एबल टू बाय. मीन्स कि कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड ही इज एबल टू बाय. तो ये आता है वांट में. बट इसके साथ अगर हम ऐड करें एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो ये हो जाती है हमारी डिमांड. ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें इसके 4 इसेंशियल एलिमेंट्स मिलेंगे. वो कौन से हैं? सबसे पहले है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. डिमांड इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट द कस्टमर इज विलिंग टू बाय. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. उसके बाद आती है विलिंगनेस टू बाय. द कंज्यूमर इज विलिंगली बाइंग द कमोडिटी. सो नेक्स्ट एलिमेंट है इसका विलिंगनेस टू बाय. नंबर 3 इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी की क्या प्राइस है. और नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ टाइम. नंबर 4 इज पीरियड ऑफ टाइम. सो ये बेसिक 4 एलिमेंट्स हैं डिमांड के. ठीक है, तो ये था हमारा डिमांड डेफिनेशन. सो अब डिमांड का मीनिंग यही हुआ कि किसी भी कमोडिटी जस्ट से 10 रुपये का कोई पेन है, उसकी डिमांड मार्केट में 50 है. मीन्स कि 10 रुपये की पेन की डिमांड 50 है. सो हियर इज 50 इज द डिमांड एट द पर्टिकुलर टाइम. अब अगर 10 रुपीज से प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा. अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर मे बी 50 से वो 40 डिमांड हो जाए. सो इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम और प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है इसके एलिमेंट्स हैं डिमांड के. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो हियर कम्स द टॉपिक दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ना है. इसमें बेसिकली 5 हमें गिवन है. सबसे पहले है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. जो भी जिस कमोडिटी की बात है उसका प्राइस. उसके बाद हमें पढ़ना है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स के अंदर हमें 2 गुड्स पढ़ने. सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं. ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. नेक्स्ट कम्स इनकम ऑफ कंज्यूमर. जो कंज्यूमर परचेज करेगा, मीन्स कंज्यूमर डिमांड करते हैं तो उनकी इनकम कैसे अफेक्ट करती है डिमांड को. फिर टेस्ट और प्रेफरेंस. सबके अपने अपने टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, उससे डिमांड कैसे अफेक्ट होती है. और एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर में प्राइस में कोई चेंज आने का अगर कोई एक्सपेक्टेशन है तो उससे प्रेजेंट टाइम में डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो ये बेसिकली 5 डिटरमिनेंट्स है डिमांड के जो हमें कवर करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले
नंबर 1 इज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. यहाँ से चलते हैं. फर्स्ट डिटरमिनेंट वाज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. जो गिवन कमोडिटी है उसकी प्राइस कैसे इफेक्ट करेगी. तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन सा सेंस है. किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर्स उसकी डिमांड अपने आप ही कम कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि उनसे जो सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट उन्हें मिल रही होती है वो कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में किसी सपोज किसी पेन का प्राइस अगर इंक्रीज होता है, पहले ₹5 का मिल रहा था, अब ₹10 का मिलेगा, तो बहुत लोग जो होंगे उसकी डिमांड कम कर देंगे क्योंकि प्राइस बढ़ गया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी फॉल्स. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. इसका मतलब कि अगर चेंज इन प्राइस इंक्रीज है तो चेंज इन डिमांड क्या होगा, डिक्रीज. ठीक है, अगर चेंज इन प्राइस डिक्रीज है तो चेंज इन डिमांड इंक्रीज होगा. सो ये होता है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी का डिमांड पे इफेक्ट. क्या इफेक्ट होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. सो वी कैन से देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दैट मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर. सो ये इफेक्ट होता है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. जो कमोडिटी किसी एक कमोडिटी की अगर हम बात करें तो उसका इफेक्ट डिमांड पे ऐसे पड़ता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अगर रिलेटेड गुड्स हैं उस केस में प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे. सो नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सबसे पहले रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ. रिलेटेड गुड्स का मतलब हुआ वो गुड्स जिनके आपस में कोई रिलेशन हो. तो रिलेशन किस सेंस में, दो होते हैं. सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है. सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम एक के प्लेस पे दूसरे को यूज कर सके. फॉर एग्जांपल, सबसे इजी इसका एग्जांपल है टी एंड कॉफी. ये दोनों आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं. और वी कैन से कोका कोला एंड पेप्सी, ये भी दो प्रोडक्ट है जो आपस में सब्स्टिट्यूट है. ठीक है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो एक की जगह हम दूसरे को यूज कर सके उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, तो इस केस में डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर इनके प्राइस में चेंज आता है. हमें क्या पढ़ना है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि इन दोनों गुड्स की प्राइस के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है कि इनकी प्राइस में अगर चेंज आए तो डिमांड में कैसे चेंज आता. ठीक है, और नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पहले पढ़ लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो दो गुड्स आपस में साथ में यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन से लॉक एंड की. ताला और चाबी ये दोनों आपस में एक साथ यूज होंगे. अगर लॉक नहीं है तो की का फिर कोई यूज नहीं है. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो साथ में चलते हैं. और कह सकते हैं हम कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए. ठीक है, तो हमें अब इनके बारे में पढ़ना है कि इनकी प्राइस में अगर चेंज होता है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा. तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का पढ़ते हैं कि सपोज हम दो कमोडिटी लेके चल रहे हैं, टी और कॉफी. ठीक है, अब इस केस में सपोज टी के प्राइसेस में इंक्रीमेंट आता है, मीन्स की प्राइसेस फॉर टी इंक्रीजेस. तो कस्टमर्स क्या करते हैं, मीन्स जो कंज्यूमर्स है वो क्या करते हैं, टी की डिमांड को कम करके कॉफी की डिमांड बढ़ा देते हैं. क्योंकि इसके रिलेटिवली अगर देखें तो टी की प्राइसेस ज़्यादा हो गई, इसकी डिमांड लोग कम करेंगे और इसके सब्स्टिट्यूट की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं. तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देते हैं. मीन्स क्या हुआ कि अगर एक प्रोडक्ट का पहले प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो सेकेंड प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. यानी कि प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अनदर गुड, मीन्स सब्स्टिट्यूट के केस में प्राइस ऑफ अ गुड एंड डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड आर पॉजिटिवली रिलेटेड. ये पॉजिटिवली रिलेटेड है क्योंकि टी की प्राइस इंक्रीज हुई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई. अगर टी की प्राइस कम हो जाए तो कॉफी से लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है. ठीक है, जहाँ पे जो प्राइस है वो पहले कमोडिटी का और जो गुड्स क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेकेंड कमोडिटी की. सो यहाँ पे ये समझ में आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे होता है. प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कमोडिटी वेयर बोथ कमोडिटी आर सब्स्टिट्यूट. तो इस केस में क्या होगा, व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी विल इंक्रीज. ठीक है, और अगर इसकी प्राइस में डिक्रीमेंट हो, मीन्स कि अगर इसकी प्राइस फॉल होते हैं तो दूसरे की डिमांड फॉल हो जाएगी
क्योंकि लोग फिर वापस टी पे आ जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट में पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसे प्राइस इफेक्ट करती है डिमांड को। सो नंबर थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने सीखा कि दो गुड्स जो आपस में साथ में यूज होते हो, जैसे कि लॉक और की, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस केस में क्या होगा, सपोज हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर कंप्यूटर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो कंप्यूटर लोग कम परचेज करेंगे, इसकी डिमांड गिर जाएगी। और अगर लोग कंप्यूटर कम परचेज करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं होगा, इसलिए सॉफ्टवेयर की डिमांड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड भी कम हो रही है और दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, साथ में यूज होने वाले गुड्स है। तो इस केस में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर प्राइस एक कमोडिटी की इंक्रीज होती है तो दूसरे की कमोडिटी की डिमांड भी कम हो जाती है। सिमिलरली अगर इसकी प्राइस कम होगी तो सेकेंड कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लोग कंप्यूटर ज़्यादा परचेज करेंगे और जो ज़्यादा कंप्यूटर परचेज करेंगे फिर उन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर भी लेंगे। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग कमोडिटीज की जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनकी इनवर्सली रिलेशनशिप में होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट था हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूमर है उसकी कितनी इनकम है, ठीक है। इस बेसिस पे जो है हमें दो गुड्स को स्टडी करना है। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स और दूसरे हैं हमारे इंफीरियर गुड्स। ये दो गुड्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। इसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है वो डिमांड पे कैसे इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले नॉर्मल गुड्स क्या होंगे और इंफीरियर गुड्स क्या होंगे। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, नॉर्मल गुड्स वो होंगे जिनकी प्राइस इंक्रीज होने पे डिमांड कम हो जाती हो, ठीक है। तो इस केस में एग्जांपल अगर लें तो एग्जांपल में आइसक्रीम ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं और टी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कमोडिटीज हैं जिनकी प्राइस इंक्रीज होने पे हम डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर इनकम लेके चले तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो उसके कंजम्पशन को इंक्रीज करता है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा कंज्यूमर, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो उसकी कंजम्पशन को वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल गुड्स को हम कह सकते हैं बढ़िया वस्तु कह सकते हैं इसको, और इंफीरियर गुड्स को कह सकते हैं घटिया वस्तु। जैसे कि बस राइड है, अगर अच्छी इनकम होगी कंज्यूमर की तो कोई भी बस राइड लेने को नहीं सोचेगा, ठीक है। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो वो बस राइड की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है इनकम के कम होने से। तो यहाँ पे इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। यहाँ पे इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड पॉजिटिवली रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड भी कह सकते हैं। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जब इनकम डिक्रीज होती है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो फिर वो चीप गुड्स होंगे उसकी तरफ बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए वो इंफीरियर गुड्स की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली ये जो नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स का कैटेगराइजेशन है ये इनकम के बिहाफ पे ही होता है, वरना किसी भी गुड को नॉर्मल या इंफीरियर हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ इनकम के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। एक पर्सन के लिए कोई गुड नॉर्मल हो सकता है और दूसरे के लिए वही गुड इंफीरियर भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज एनी कमोडिटी इज परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लो इनकम। अगर कोई किसी कमोडिटी को परचेज कर रहा है जस्ट बिकॉज उसकी इनकम लो है, इसकी वजह से उसे परचेज करनी पड़ रही है, तो उसके कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो उसके लिए एक इंफीरियर गुड होगा, ठीक है। अदरवाइज नो एनी गुड इज पर्टिकुलरली डिफाइंड एज इंफीरियर और नॉर्मल, बस इनकम लेवल के बेसिस पर हम जज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 4 दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करती है डिमांड को। अगर किसी भी इसको हम दो टर्म में लेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर किसी कमोडिटी को लेके कंज्यूमर की टेस्ट पॉजिटिव है तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा, और अगर नेगेटिव है तो उसकी डिमांड कम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूमर ज़्यादा पसंद कर रहा है तो वो उसकी डिमांड भी ज़्यादा करेगा, और अगर उसे कम पसंद कर रहा है तो उसकी डिमांड कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कोई भी चीज़ अगर अभी फैशन में है तो उसकी डिमांड अभी ज़्यादा होगी,
और अगर उसका फैशन या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाता है तो वो उसकी डिमांड फिर कम कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एनी सेलिब्रिटी इज प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी. ठीक है. और सपोज कि बहुत सारे रिसर्च वगैरह स्टडीज वगैरह होती रहती है. सो एनी ऑफ द स्टडी सेज कि एनी समथिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, एनी इंडिकेटिंग टू एनी प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे. ठीक है. सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कि अभी क्या फैशन में है और क्या ट्रेंडिंग में है, या फिर कंज्यूमर की जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है किस बिहाफ पे चल रही है. सो इट चेंजेस द डिमांड. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चेंज होगा, यानी कि इंक्रीज होगी डिमांड, और अगर नेगेटिव है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज फॉर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. नेक्स्ट इज नंबर 5, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. प्राइस में चेंज का अगर कोई एक्सपेक्टेशन है तो उसकी करंट डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगी. ये हमारा लास्ट है, लास्ट डिटरमिनेंट. इसके बाद जो टॉपिक से हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसको करते हैं लास्ट वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की कोई एक्सपेक्टेशन है तो उससे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है. इसमें अगर हम देखें तो अगर जस्ट सपोज चेंज इन प्राइस है, तो चेंज इन प्राइस में 2 केस होंगे, या तो इंक्रीज इन प्राइस या फिर डिक्रीज इन प्राइस. ठीक है. सो इट इज कॉमन सेंस कि अगर कंज्यूमर्स को ये पता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है, मीन्स कि फ्यूचर में उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो वो अभी क्या करेगा, उसकी डिमांड बढ़ा देगा, अभी उसे ज़्यादा खरीदने लग जाएगा. ठीक है. तो ये दोनों जो है डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. इफ द कंज्यूमर इज थिंकिंग, इफ द एक्सपेक्टेशन इज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, देन द डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, ऐसा ही होता है. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर में यही है कि अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि नियर फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो वो अभी उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि फ्यूचर में इंक्रीज होगी डिमांड तो वो परचेज नहीं कर पाएगा, या उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगी तो वो डिमांड उसकी तब कम कर देगा. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ने होंगे फ्यूचर में तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, अभी ज़्यादा परचेज करने लग जाएंगे. बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मीन्स कि ऐसा अगर मेडिसिन के केस में देखें, अगर मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज होंगे फ्यूचर में तो लोग उसे अभी तो परचेज करेंगे नहीं. ठीक है. तो इसके कुछ लिमिटेशंस है कह सकते हैं, तो वो हम एक्सेप्शन जिसे बोल सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. और इसके साथ के बाकी के टॉपिक्स भी, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं. इसके साथ लास्ट टॉपिक होगा हमारा मूवमेंट इन डिमांड कर्व. ये हम नेक्स्ट टू वीडियोज में करेंगे. Till then, take care. Goodbye.